बच्चों अभी हम थर्ड टॉपिक करेंगे फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन का मतलब क्या था पहले हम पढ़ेंगे। ड्यू टू रेजिस्टिंग फोर्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग, अ फ्रीली वाइब्रेटिंग बॉडी कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। In order to maintain constant amplitude of vibration in a body, an external periodic force needs to be applied which can compensate for the loss of energy in each vibration caused by the damping force. This external periodic force is called driving force, and the vibration produced by the driving force are called force vibration. The vibration that take place in a body under the influence of external periodic force are called force vibration. बच्चों आपको इसका भी मतलब समझाऊंगा एक एक करके। अगर आप समझोगे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, गिटार के एग्जांपल लेते हैं। अभी आप गिटार के अंदर देखते हो, इसके अंदर एक हॉलो बॉक्स होता है जैसा, और यहाँ पे स्ट्रिंग लगी होती है। जब आप स्ट्रिंग को प्लग करोगे, आपने क्या किया, स्ट्रिंग को प्लग किया। जब आप स्ट्रिंग को प्लग करोगे बच्चों तो क्या होगा, स्ट्रिंग वाइब्रेट होगा, स्ट्रिंग वाइब्रेट। अब क्या होगा, जब स्ट्रिंग वाइब्रेट होगा तो अपनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहे हैं, इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। अब क्या होगा, अंदर जो एयर होता है, अगर आपको मालूम होगा कि जो साउंड बॉक्स होता है अंदर एयर होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ एयर। तो ये एयर क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट होना चालू होगा, किसके, स्ट्रिंग की। तो एयर स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग। तब क्या हो गया, स्ट्रिंग के कारण एयर भी वाइब्रेट होने लगा जो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी थी, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी होगी। तो एग्जांपल हम क्या बोलेंगे कि जो एयर के अंदर जो वाइब्रेशन आया ये एक तरह का फोर्स वाइब्रेशन है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, स्ट्रिंग इसके लिए ड्राइविंग फोर्स हो गया। यहाँ पे स्ट्रिंग के कारण एयर वाइब्रेट हुआ है, तो स्ट्रिंग आप यहाँ पे क्या बोलोगे, इट इज नथिंग बट ड्राइविंग फोर्स। तो यहाँ पे देखो लिखा है, ड्यू टू रेजिस्टिंग फोर्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। जैसा मैंने आपको बताया था कि कल पेंडुलम धीरे धीरे ऑसिलेट होने के बाद में, कल मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि पेंडुलम वाइब्रेट हो जाती है, उसके बाद में धीरे धीरे ऑसिलेशन होने के बाद में वो स्टॉप हो जाती है। क्यों स्टॉप हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस होता है, एयर का रेजिस्टिंग फोर्स होता है। यही पेंडुलम अगर आप वैक्यूम में वाइब्रेट कराओगे तो वो डैम्प नहीं होगा, उसका वाइब्रेशन कम नहीं होगा। In order to maintain constant amplitude of vibration in a body, an external periodic force needs to be applied. तो अगर आपको ये आप चाहते हो कि वाइब्रेशंस कंटिन्यू होते रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा इस केस में स्ट्रिंग एक्सटर्नल फोर्स है, आप इसको ड्राइविंग फोर्स भी बोल सकते हो, जिसके कारण ये एयर वाइब्रेट हुआ। This external periodic force is called driving force, and the vibration produced by the driving force are called force vibration. यानी कि आपने देखा एयर के अंदर जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स वाइब्रेशन। स्ट्रिंग ने जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया वो ड्राइविंग फोर्स हो गया। Characteristics of force vibration. Under the influence of external periodic force, a body does not vibrate with its natural frequency but acquires the frequency of the external periodic force. जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे स्ट्रिंग वाइब्रेट हुआ, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रहा है अपने फ्रीक्वेंसी, सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं 80 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रहा है। तो आप क्या देखोगे कि जो एयर कॉलम है कुछ देर के बाद में ये इसकी भी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी। जब ये फ्रीक्वेंसी मैच होती है उस केस में एम्पलीट्यूड बढ़ता है बच्चों, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा यानी कि साउंड लाउडर हो जाएगा जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी। अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग और फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर का जो वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है अगर सेम नहीं हुआ तो इस केस में एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। समझ में आया तुमको, एम्पलीट्यूड विल बी लेस अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई, और दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो जाती है तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट, द मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स ऑल्दो इट रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। तो क्या था, थोड़े टाइम के अंदर मैंने बताया कि दोनों की एम्पलीट्यूड सेम हो जाएगा और सेम कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होगा। अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं, अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुआ दोनों का, जैसा मैंने बताया ये 80 और ये 80 मैच नहीं हुआ, तो क्या होगा, द एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन विल बी वेरी स्मॉल इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द natural frequency of the body.
द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज वेरी लार्ज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसा कि मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड विल बी वेरी लार्ज, और अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुआ या सेम नहीं रहा तो एम्पलीट्यूड विल बी वेरी स्मॉल। तो ये चीज़ें दिया है तुमको फोर्स वाइब्रेशन के बारे में बच्चों, आप इसको गो थ्रू कर लो। बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एग्जांपल्स ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। पहला एग्जांपल है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज सितार, गिटार एंड वायलिन consist of a set of strings mounted on a hollow sound box। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसके पीछे बताया मैं, containing air। When the strings of these instruments are set into vibration by either strumming or plucking, these vibration gets transferred to the air in the hollow sound box of the instrument। The vibration produced in the air are force vibration। बच्चों मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आप ये एग्जांपल मैंने गिटार का समझाया कि ये साउंड बॉक्स के अंदर ये जो होल होते हैं इसके अंदर एयर होते हैं। जैसे आप स्ट्रिंग को प्लग करोगे, आपने स्ट्रिंग को प्लग किया तो क्या होगा, पहला स्ट्रिंग वाइब्रेट होगा, फिर क्या होगा, एयर वाइब्रेट होगा। आफ्टर वाइब्रेशन बोथ विल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी और हमें लाउडर साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो इस केस में क्या हो गया, जो ड्राइविंग फोर्स था वाइब्रेशन के लिए वो स्ट्रिंग था, और यहाँ पे एयर क्या था, एयर के ऊपर हम लोग बोल सकते हैं फोर्स वाइब्रेशन हुआ। तो ये एग्जांपल पहला वाला दिया हुआ है आपको, आप रीड करो। यहाँ लिखा है कि द वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द एयर आर फोर्स वाइब्रेशन ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द साउंड बॉक्स। फोर्स वाइब्रेशंस हैव मोर एनर्जी, दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड एंड दस अ लाउड साउंड इज प्रोड्यूस। इसी के कारण हमें लाउडर साउंड प्रोड्यूस होता है। When the stem of a vibrating tuning fork is pressed against the tabletop or a large hollow box, the tabletop or the box is forced to vibrate with the frequency of the tuning fork. Due to large surface area of the table or air in the box, the force vibration have a much greater energy than vibration of tuning fork. As a result, loud sound is heard। बच्चों इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूँ कि ये एक सपोज साउंड बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे होल है, ठीक है, ये होल है, और है ना आपने क्या किया, ट्यूनिंग फोक को रबर पैड पे मारा और है ना ट्यूनिंग फोक को कहीं यहाँ पे टच कर दिया। तो अब क्या देखोगे कि ट्यूनिंग फोक तो वाइब्रेट हो रहे हैं, फिर क्या होगा, ये अंदर जो एयर कॉलम है कुछ देर के बाद में एयर कॉलम भी वाइब्रेट होगा, एयर कॉलम वाइब्रेट होगा, ये जो सरफेस है इसका भी एरिया लार्ज है तो ये भी वाइब्रेट होगा। तो इसके कारण क्या होता है बच्चों, सबकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो आपने देखा कि जो ट्यूनिंग फोक है जो वाइब्रेट हो रहा है वो ड्राइविंग फोर्स हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका ड्राइविंग फोर्स लिख सकते हो। बाकी अगर आप एयर के लिए लिखोगे, एयर के लिए आप लिखोगे फोर्स वाइब्रेशन है। ये जो सरफेस एरिया जिसका साउंड बॉक्स मैंने बताया आपको, जो सरफेस एरिया है ये भी वाइब्रेट हो रहा है, तो आप इसके लिए भी लिख सकते हो फोर्स वाइब्रेशन। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल मैं समझाने के लिए बता सकता हूँ मैं कि अगर आपने देखा होगा कभी आपने टेबल पे मोबाइल रखा हुआ है और अगर आपने मोबाइल साइलेंट पे रखा है वाइब्रेशन मोड पे, तो अगर मोबाइल वाइब्रेट होगा तो आपने देखा होगा टेबल भी वाइब्रेट होता है और हमें आवाज़ आती है, हमिंग साउंड जैसा हमें वाइब्रेशन की आवाज़ आती है। यही अगर आपका मोबाइल पॉकेट में होगा तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आपके पॉकेट में कोई चीज़ है ही नहीं जो मोबाइल के साथ वाइब्रेट हो। लेकिन टेबल पे रखोगे तो टेबल के साथ में मोबाइल के साथ में टेबल वाइब्रेट होता है, इसलिए लाउड साउंड सुनाई देता है। अब आ जाओ थर्ड, इन लाउड स्पीकर्स, हेडफोन्स एंड माइक्रोफोन्स, अ थिन सेमी रिजिड मेम्ब्रेन कॉल्ड अ डायाफ्राम इज अटैच्ड टू द वॉइस कॉइल। दिस कॉइल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड फोर्सिंग द डायाफ्राम टू वाइब्रेट देयर बाय प्रोड्यूसिंग साउंड। तो बच्चों आपने आपके ईयरफोन में, आपके हेडफोन में और आपके माइक्रोफोन में या लाउड स्पीकर में एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं सेमी रिजिड मेम्ब्रेन which is called diaphragm, and this is attached to the voice coil. This coil moves in magnetic field forcing the diaphragm to vibrate thereby producing sound। तो आप जो भी बोलोगे डायाफ्राम वाइब्रेट होगा। ठीक है, तो आपके जो साउंड के साथ में, आपकी जो साउंड है उसके साथ में डायाफ्राम वाइब्रेट हुआ, फ्रीक्वेंसी मैच होगी, एम्पलीट्यूड होएगा और सामने वाले के पास आवाज़ जाएगी। इसी तरह आपके ईयरफोन में भी इसी तरह होता है, सामने से जो आवाज़ आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और आपके जो ईयरफोन का डायाफ्राम है वो दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी और आपको साउंड प्रोड्यूस करके देगा, मतलब आपको लाउडर साउंड सुनाई देगा। तो ये था बच्चों एग्जांपल्स ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है?
Resonance is a special type of force vibration that occurs when the frequency of the applied external periodic force is equal to integral multiple of natural frequency of the body. The amplitude of these vibration is very large and results in a large sound. These vibrations are known as resonant vibrations. बच्चों इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया था फोर्स वाइब्रेशन में कि जब भी ड्राइविंग फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है, कोई बॉडी है जो वाइब्रेट करा रहा है, जैसा मैंने आपको गिटार का स्ट्रिंग बताया था, गिटार का स्ट्रिंग क्या करता है, एयर कॉलम को, जो एयर इन साउंड बॉक्स जो होता है उसको वाइब्रेट कराता है। हमने पढ़ा था कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम हुआ तो क्या होता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। अब इस केस में रेजोनेंस में क्या होता है, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। सपोज अगर मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रहा है, स्ट्रिंग की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और अगर एयर वाइब्रेट हुआ यानी कि 2 इंटू 50, 3 इंटू 50, 4 इंटू 50, यानी कि एयर जो वाइब्रेट होगा या तो 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से, 150 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से, 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से। तो ये जो था ये स्ट्रिंग की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और ये जो है एयर कॉलम है। एयर कॉलम इनमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी से अगर वाइब्रेट होता है यानी इंटीग्रल मल्टीपल 2, 3, 4 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीग्रल मल्टीपल बोलते हैं। तो अगर इस फ्रीक्वेंसी से अगर एयर कॉलम वाइब्रेट होगा तो फिनोमिना हमें क्या देखने मिलेगा, रेजोनेंस। इसका मतलब क्या होगा, जो एयर साउंड बॉक्स है उसके अंदर जो एयर कॉलम वाइब्रेट होगा लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होगा, और हमें ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा क्लियर आउट साउंड सुनाई देगा। हम लोग बोल सकते हैं लाउडर साउंड सुनाई देगा। तो ये वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंट वाइब्रेशन। रेजोनेंस कैन बी डिफाइंड एज द फिनोमिना इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सटर्नल और ड्राइविंग फोर्स is equal to natural frequency of the body on which the force act, thereby leading to vibration with an increased amplitude। तो वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है, मैंने जैसा कि आपको बताया। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज फिनोमिना इन विच वाइब्रेटिंग सिस्टम और एक्सटर्नल फोर्स ड्राइव्स अनदर सिस्टम टू ऑपरेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड एट अ स्पेसिफिक प्रेफरेंशियल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका जो है वही लिखा हुआ है कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा जब एक्सटर्नल फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है और जो वाइब्रेट हो रहा है, जो फोर्स वाइब्रेशन है, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो हमें रेजोनेंस देखने मिलेगा। तो बच्चों ये डेफिनेशन था, ये एक्सप्लेनेशन बेसिक था रेजोनेंस के बारे में, आप इसको गो थ्रू कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट रेजोनेंस। रेजोनेंस विद ट्यूनिंग फोक्स। टेक 2 आइडेंटिकल ट्यूनिंग फोक्स X and Y, each of same frequency and mount them on the 2 सेपरेट साउंड बॉक्सेस। बच्चों देखो आप डायग्राम में, इधर एक ट्यूनिंग फोक लिया हुआ है और एक ये ट्यूनिंग फोक लिया है, दोनों साउंड बॉक्स रखा है। कैसा है साउंड बॉक्स, ध्यान में रखो कि इस तरफ से क्लोज है और यहाँ से क्लोज है। साउंड बॉक्स का ये वाला पार्ट ओपन है और इसका भी ये वाला पार्ट ओपन है। अब आप क्या करोगे, ट्यूनिंग फोक को हिट करोगे। अब देखो यहाँ लिखा है प्लेस द बॉक्सेज इन सच अ वे दैट द ओपन एंड्स फेस ईच अदर। मैंने जैसा बताया ओपन एंड्स फेस ईच अदर। स्ट्राइक वन ऑफ द प्रोंग्स ऑफ द ट्यूनिंग फोक से X, यानी आपने क्या किया, ट्यूनिंग फोक X को आपने मारा, ये तो ये पार्ट वाइब्रेट होने लग गया ट्यूनिंग फोक का, ठीक है, विद द रबर पैड, सो दैट इज स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। तो आपने क्या किया, इसको वाइब्रेशन में लाया। इट इज ऑब्जर्व दैट द ट्यूनिंग फोक दैट इज फोक Y, यानी कि ये ऑल्सो स्टार्ट्स टू वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड। अब क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, ट्यूनिंग फोक भी वाइब्रेट होने लगा है और लार्जर साउंड से। क्यों हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ऑन स्ट्राइकिंग द प्रोंग्स ऑफ द ट्यूनिंग फोक X, द वाइब्रेशन प्रोड्यूस आर ट्रांसफर टू द साउंड बॉक्स। तो बच्चों क्या होता है, जब ये वाइब्रेट हो रहा है तो इस क्या करेगा, साउंड बॉक्स को वाइब्रेट कराएगा। साउंड बॉक्स के अंदर का जो एयर कॉलम है वो वाइब्रेट होगा। अब ये एयर कॉलम क्या करेगा, इसके अंदर के एयर कॉलम को वाइब्रेट कराएगा जो Y के अंदर है, सॉरी जो इस बॉक्स के अंदर है। अब इस बॉक्स के अंदर जो एयर कॉलम है वो क्या करेगा, ये सरफेस को वाइब्रेट कराएगा, फिर ट्यूनिंग फोक भी वाइब्रेट होगा। थोड़ी देर के बाद में सबकी फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो जाती है तो आप बोलोगे रेजोनेंस हो गया, और इस केस में लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ में आवाज़ सुनाई देगा, यानी कि आवाज़ का जो एम्पलीट्यूड है बढ़ गया है। यू कैन हियर अ लाउडर साउंड। इट मीन्स व्हाट, साउंड का जो एम्पलीट्यूड बढ़ना मतलब क्या हो गया बच्चों, लार्जर साउंड ही सुना, मतलब ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगा तुमको। तो ये मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चों रेजोनेंस विद सिंपल पेंडुलम।
टेक अ थिन स्ट्रेच वायर और अ स्ट्रिंग बिटवीन एनी 2 पॉइंट सस्पेंड 4 पेंडुलम। तो देखो बच्चों आपने क्या किया है, लिखा टेक अ थिन स्ट्रेच वायर। ये जो पार्ट है ना, ये स्ट्रेच वायर है, ठीक है, ये रिजिड नहीं है, याद रखो। अगर ये डिस्टर्ब होगा तो सब मूव होएगा, यानी कि ये फ्लेक्सिबल है, ये मूव होएगा, ठीक है, स्ट्रिंग है ये। सस्पेंड 4 पेंडुलम A, B, C and D फ्रॉम दिस वायर सच दैट लेंथ ऑफ द पेंडुलम A and C इज इक्वल। अगर आप देखोगे A और C का पेंडुलम का जो लेंथ है सेम है, ये और ये, इसकी लेंथ सेम है। B और D का पेंडुलम का लेंथ जो है सब एक, दोनों का सबसे डिफरेंट है ये। तो यहाँ पे लिखा है द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द पेंडुलम A and C विल बी सेम, पेंडुलम B विल बी लेस देन A और C ड्यू टू द लॉन्गर लेंथ एंड पेंडुलम D विल बी मोर ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा, जिसका लेंथ ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम A एंड C विल बी सेम बिकॉज दोनों का लेंथ सेम है। लेकिन अब यहाँ पे देखोगे पेंडुलम B विल बी लेस, यानी पेंडुलम B की फ्रीक्वेंसी लेस होगी। क्यों? बिकॉज की लेंथ सबसे ज़्यादा है। तो पेंडुलम B विल बी लेस देन A और C ड्यू टू लॉन्गर लेंथ एंड पेंडुलम D, अब D की जो लेंथ है वो छोटा है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी A और C से। तो नाउ डिस्प्लेस द पेंडुलम A ऑन वन साइड नॉर्मल टू इट्स लेंथ। अब क्या करोगे आप, है ना, पेंडुलम A को डिस्प्लेस करोगे, यानी ऐसा या इस तरह मूव करोगे, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो आप इसको इस तरफ खींचने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा, स्विंग होने लगेगा ऐसा, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद में क्या देखोगे कि A और C दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, A और C सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन B और D डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहा है। इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल द पेंडुलम स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग इन अ फ्यू मोमेंट, हाउएवर पेंडुलम A एंड C ऑसिलेट विद इक्वल एंड ग्रेटर एम्पलीट्यूड। तो A और C अगर सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहा है तो रेजोनेट होगा। तो आप क्या देखोगे कि दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होने के कारण एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, A का भी और C का भी। दैट इज दे रीच देयर एक्सट्रीम पोजिशन साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या होगा, अगर A इधर पहुंचा है तो C भी उसी टाइम पे यहाँ पहुंचेगा, और अगर A लेफ्ट में पहुंचा इस पोजीशन पे तो C भी इस पोजीशन पे पहुंचेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि A और C सेम। तो बच्चों यही लिखा है कि वेयरएज पेंडुलम B एंड D ऑसिलेट विद स्मॉलर एम्पलीट्यूड। तो B और D आउट ऑफ इनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, इनकी एम्पलीट्यूड कम हो जाती है। इसके पहले मैंने आपको बताया था अगर फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है, और अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है बच्चों तो इन B और D की फ्रीक्वेंसी अलग होने के कारण दिस विल वाइब्रेट विद स्मॉलर एम्पलीट्यूड, बट A एंड C की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है इसलिए दे विल वाइब्रेट विद लार्जर एम्पलीट्यूड। एक्सप्लेनेशन, व्हेन पेंडुलम A is made to oscillate its vibrations are transferred to the other 3 pendulum through the wire। तो अगर आप A को वाइब्रेट करोगे तो इस वायर के थ्रू बाकी सब भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, बाकी सब भी मूव होने चालू होंगे। पेंडुलम B एंड D ऑसिलेट विद स्मॉलर एम्पलीट्यूड। तो B एंड D वाइब्रेट विद ऑसिलेट विद स्मॉलर एम्पलीट्यूड। वाई? बिकॉज ऑफ frequency is not matched, they don't have the same frequency, but A and C will vibrate with larger amplitude because their frequency has matched, they are vibrating with the same frequency, therefore they will have a larger amplitude। So this was the example of resonance with simple pendulum। आप इसको go through कर सकते हो बच्चों। then we will move to next example। Students, next example is resonance in air column। A resonance tube is used for studying resonance in air column। It consists of a long narrow cylindrical glass tube A fixed on a clamp stand। बच्चों अगर आप देखोगे यहाँ पे ये क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब है, ये दिख रहा है आपको, ये एक इसको क्लैम्प की मदद से फिट किया हुआ है। दिस ग्लास ट्यूब इज कनेक्टेड एट इज लोअर एंड ऑफ टू अ वेसल बी। इसका जो लोअर एंड है ट्यूब का वो वेसल बी से कनेक्टेड है, ये आपको दिख रहा है, ये वेसल बी है। बोथ द वेसल बी इज मूवेबल, दैट इज इट कैन बी क्लैम्प टू अ डिजायरेबल हाइट एंड इज नोन एज रिजर्वायर। बच्चों आप इसको है ना ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, ये ट्यूब को, ये जो वेसल है आप इसको ऊपर भी लेके जा सकते हो, आप इसको नीचे भी लेके आ सकते हो। बोथ द ट्यूब एंड वेसल आर फिल्ड पार्शियली विद वाटर। इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है।
A tuning fork is held above the tube A close to its mouth such that its tube works as a closed end air pipe. An air column is formed in this tube between the surface of the water and its mouth. When the tuning fork is made to vibrate by striking it with a rubber pad, the air column formed in the tube is forced to vibrate with its natural frequency. This frequency depends on the length of the air column. बच्चों क्या कह रहे हैं ये लोग ने देखो, अगर आप डायग्राम में देखोगे यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोक है। ट्यूनिंग फोक को रबर पैड से हिट करके इधर लगाया आपने, फिर क्या होगा, आप ट्यूनिंग फोक को लगा दिया, अब आप ये ट्यूब को ऊपर करोगे। बच्चों अगर ट्यूब को ऊपर करोगे तो इसका पानी का लेवल बढ़ेगा इसमें भी, जैसे जैसे आप इसको ऊपर करोगे ये पानी का लेवल बढ़ेगा। अब पानी का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, इसके अंदर लेंथ ऑफ द एयर कॉलम चेंज होगा। अब ये एग्जाम्पल कैसा है, ये एक ट्यूब है जहाँ पे ये एंड क्लोज है नीचे वाला और ऊपर वाला एंड ओपन है। बच्चों ध्यान से देखो, मैं आपको पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ, ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये ओपन एंड है और ये जो है ये क्लोज एंड है। तो ये जो ट्यूब है ये लेंथ ऑफ द एयर कॉलम का काम तो कर रहा है, लेकिन कैसा, ये ओपन एट वन एंड एंड क्लोज एट द अदर एंड। तो आप जब इसको मूव करोगे, ऊपर की तरफ ले जाओगे तो पानी इसमें ऊपर आएगा, और जब वाटर ऊपर आएगा तो लेंथ ऑफ द एयर कॉलम चेंज होगा। उसी तरह जब ये ट्यूब को आप नीचे लेके आओगे तो ये लेंथ ऑफ द एयर कॉलम भी नीचे आएगा। तो ये फिनोमिना चलते रहता है बच्चों। तो वही लिखा है कि एन एयर कॉलम इज फाउंड इन दिस ट्यूब बिटवीन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड इट्स माउथ। तो देखो, सरफेस ऑफ द वाटर एंड इट्स माउथ। व्हेन द ट्यूनिंग फोक इज मेड टू वाइब्रेट बाय स्ट्राइकिंग विद द रबर पैड। देखो ट्यूनिंग फोक को आपने वाइब्रेट कराया रबर पैड पे हिट करके और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। दिस फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, सॉरी किधर गया लाइन, when the tuning fork is made to vibrate by striking with the rubber pad, the air column formed in the tube is forced to vibrate with its natural frequency। तो ट्यूनिंग फोक क्या करेगा, ये जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहा है उस फ्रीक्वेंसी से एयर भी वाइब्रेट होगा। दिस फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इन ट्यूब ए कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय मूविंग अप और डाउन। तो बच्चों अब इसको ऊपर करो या नीचे करो। अब ये क्यों करते हैं हम लोग, हो सकता है सपोज इस लेंथ पे एयर कॉलम जो है सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लेंथ ऑफ द एयर कॉलम को चेंज करना पड़ेगा। अब इसको ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओगे तो एयर कॉलम चेंज होगा। इन द बिगनिंग द ट्यूब ए इज फिल्ड विद वाटर अप टू द टॉप एंड ट्यूनिंग फोक इज मेड टू वाइब्रेट विद द ट्यूनिंग फोक वाइब्रेटिंग ओवर द माउथ ऑफ द ट्यूब। द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज स्लोली इंक्रीज और डिक्रीज। बच्चों इनिशियली ट्यूब में वाटर यहाँ तक भरा हुआ है। मैं अगर आपको मार्कर से मार्क करके बताऊँ, सपोज मैं जो रेड कलर का पार्ट बता रहा हूँ इतना वाटर एयर है सपोज स्टार्टिंग में, और नीचे पूरा वाटर है बच्चों। सपोज हम ये जूम करते कि नीचे पूरा वाटर भरा हुआ है यहाँ से लेके इधर तक, ये मैंने जो मार्क किया ये वाटर का लेवल है, और जो रेड कलर है वो एयर कॉलम है। तो हो सकता है आपको यहाँ पे रेजोनेंस की फिनोमिना देखने नहीं मिले क्योंकि एयर कॉलम छोटा है। अब क्या करोगे, आप इसको नीचे ले आओगे तो इसके अंदर का लिक्विड लेवल भी नीचे आएगा। तो इन द बिगनिंग द ट्यूब ए इज फिल्ड विद वाटर अप टू द टॉप एंड ट्यूनिंग फोक इज मेड टू वाइब्रेट विद द ट्यूनिंग फोक वाइब्रेटिंग ओवर द माउथ ऑफ द ट्यूब लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। फिर क्या करोगे, अब ये एयर कॉलम को चेंज करना है तो ऊपर या नीचे कर इसको मूव करेंगे, ऊपर या नीचे, तो लेंथ ऑफ द एयर कॉलम चेंज होगा। तो उसके कारण क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको एयर और ये ट्यूनिंग फोक सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होते हुए दिखाई देगा। और क्यों, कैसे मालूम पड़ेगा आपको, जब आपको साउंड लाउडर सुनाई देगा, समझना है आपको कि उस पॉइंट पे रेजोनेंस हो रहा है। तो बच्चों याद रखो, जो मैंने मार्किंग किया हुआ है रेड कलर से, हो सकता है इस पॉइंट पे रेजोनेंस नहीं होता हो, लेकिन जैसे आप इसको नीचे ले जाओगे एक लेंथ ऐसा आएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे रेड कलर से बताता हूँ। सपोज लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इतना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पॉइंट पे पहुँचा, तो हो सकता है इस पॉइंट पे आपको फ्रीक्वेंसी मैच होता हुआ दिखाई दे, और इस पॉइंट पे आपको रेजोनेंस भी सुनने मिलेगा। इसका रेजोनेंस मतलब क्या होता है कि लार्जर एम्पलीट्यूड से ये ट्यूनिंग फोक और एयर कॉलम वाइब्रेट हो रहा है बच्चों। तो आपने ये देखा कि रेजोनेंस इन एयर कॉलम किस तरह से वर्क करता है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन और अच्छे से नेक्स्ट पेज पे दिया है बच्चों। तो देखो लिखा है, व्हेन द ट्यूनिंग फोक इज मेड टू वाइब्रेट इट पासेज ऑन इज वाइब्रेशन टू एयर कॉलम इनसाइड द माउथ ऑफ अ ट्यूब। तो ट्यूनिंग फोक क्या कर रहा है, अंदर का जो एयर कॉलम है उसको अपना फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कराने की कोशिश कर रहा है। बाय लोअरिंग और रेजिंग द लेवल ऑफ द वाटर इन द ट्यूब द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज इंक्रीज और डिक्रीज्ड। अब क्या करोगे, आप इसको ऊपर करोगे या नीचे करोगे तो एयर कॉलम इंक्रीज या डिक्रीज होएगा। दिस विल चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम, उसके कारण एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी चेंज होएगा। जैसे कि मैंने बताया, एक ऐसा लेंथ आएगा जहाँ पे आपको लाउड साउंड सुनाई देगा, जैसा मैंने आपको पीछे एक्सप्लेनेशन में दिया था,
बच्चों अगर आप देखोगे एक ऐसा लेंथ आएगा जहाँ पे आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा। तो इस फिनोमिना में क्या होता है बच्चों, यहाँ लिखा है कि दिस इज एट अ सर्टेन हाइट ऑफ द एयर कॉलम अ लाउड साउंड इज हर्ड, दिस इज द लेवल एट विच द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इक्वल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोक। जब आपको लाउड साउंड सुनाई दे रहा है इसका मतलब रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस हो रहा है मतलब क्या होगा, ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी और एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी मैच हो चुकी है, इसीलिए रेजोनेंस हुआ। तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इट कैन बी कंक्लूडेड एट रेजोनेंस टू फॉर अ रेजोनेंस टू ऑकर natural frequency of a given body must be equal to the integral multiple of frequency of the vibrating body। जैसा मैंने तुमको बताया कि अगर मैं बताऊं कि वाइब्रेटिंग बॉडी है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स वाला वाइब्रेटिंग बॉडी, जो ड्राइविंग फोर्स जो है यानी ट्यूनिंग फोक, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेंगे ट्यूनिंग फोक। अगर ट्यूनिंग फोक एयर कॉलम को अपनी सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करा रहा है तो वो सपोज अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी 128 हर्ट्ज है, तो अगर ये ट्यूनिंग फोक एयर कॉलम को 256 हर्ट्ज या 128 हर्ट्ज या 512 हर्ट्ज इसका मल्टीपल हुआ बच्चों, इंटीग्रल मल्टीपल, बिकॉज 128 इंटू 128 होता है, 128 इंटू 256 होता है, 128 इंटू 4 करोगे तो 512 होता है। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी इसका हम लोग बोल सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल है। तो अगर इंटीग्रल मल्टीपल हुआ यानी कि एयर कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी है, इफ इट इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ट्यूनिंग फोक, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ रेजोनेंस हुआ है और आपको लाउडर साउंड सुनाई देगा। बच्चों एग्जांपल्स पढ़ेंगे। पहला एग्जांपल है रेजोनेंस का, रेजोनेंस इन एयर कॉलम एंड ट्यूनिंग फोक। अ ट्यूनिंग फोक इज ऑफ्टन माउंटेड ऑन अ हॉलो बॉक्स सर्व्स एज अ साउंड बॉक्स। द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनक्लोज्ड इन अ साउंड बॉक्स इज एडजस्टेड सच दैट its natural frequency matches with that of the tuning fork. Due to this, resonance occurs and a loud sound is heard. तो मैंने आपको बताया था जैसे साउंड बॉक्स की एक्सपेरिमेंट इसके पहले, तो मैं ये बहुत डिटेल में नहीं समझाता हूँ बच्चों, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको ये। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलेंगे, इसके पहले आप गो थ्रू कर सकते हो। अब एग्जांपल नेक्स्ट है सिंपैथेटिक वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम एंड ट्यूनिंग फोक। If a number of pendulums of same length are suspended from a rubber string and one of them is displaced to allow it to oscillate, then the other pendulum also starts vibrating as their natural frequency matches the oscillating pendulum. They vibrate with larger amplitude due to resonance and are in phase. They oscillate in the same direction. बच्चों अगर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप एक स्ट्रिंग लोगे और उसको पेंडुलम, सारे पेंडुलम सेम लेंथ के बांध दोगे। अगर आप है ना एक को डिस्टर्ब करोगे, थोड़ी देर के बाद में क्या देखोगे बच्चों, सारे पेंडुलम एक जैसा वाइब्रेट हो रहा है। मतलब ये ऐसा होगा, अगर सपोज ये पहला वाला राइट में गया तो सारे पेंडुलम राइट में जाएंगे, सारे पेंडुलम। अगर फर्स्ट वाला लेफ्ट की तरफ स्विंग हुआ है तो दूसरा वाला भी लेफ्ट की तरफ स्विंग होएगा, तीसरा वाला भी लेफ्ट की तरफ स्विंग होएगा, चौथा वाला भी लेफ्ट की तरफ स्विंग होएगा, पांचवा वाला भी लेफ्ट की तरफ स्विंग होएगा। तो लिखा है सिंपैथेटिक वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम्स इन ट्यूनिंग फोक का वही एग्जांपल दिया है कि अगर आप इतने सारे पेंडुलम लेते हो बहुत सारे, और अगर एक को ऑसिलेट कराओगे एक डायरेक्शन में, थोड़ी देर के बाद में आप क्या देखोगे कि सारे लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ में इन फेज बोलते हैं उसको, वो सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट होगा। अभी आपको यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है ट्यूनिंग फोक का दिया हुआ है, ठीक है, ट्यूनिंग फोक में भी आपको ये सिंपैथेटिक वाइब्रेशन देखने मिलेगा कि अगर आप एक ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट कराओगे और लाइन से बहुत सारे ट्यूनिंग फोक रखोगे तो सब ट्यूनिंग फोक सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगा। तो देखो लिखा है सिंपैथेटिक वाइब्रेशंस आर ऑब्जर्व्ड इन टू सिमिलर ट्यूनिंग फोक्स प्लेस्ड एट डिस्टेंस व्हेन वन ऑफ देम इज मेड टू वाइब्रेट। तो यहाँ पे इन लोगों ने दो का एग्जांपल दिया हुआ है, तो अगर एक को वाइब्रेट कराओगे तो दूसरा भी सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगा। ठीक है बच्चों, ये एग्जांपल था तुम्हारा सिंपैथेटिक वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम एंड ट्यूनिंग फोक। अब इसको गो थ्रू कर लो बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हीकल्स के अंदर रेजोनेंस कैसा होता है। रेजोनेंस इज कॉमन इन व्हीकल्स एंड पार्ट्स ऑफ मशीन। व्हेन अ व्हीकल सच एज मोटरसाइकिल, कार और ट्रेन इज ड्रिवन, द पिस्टन ऑफ द इंजन वाइब्रेट्स whose frequency is dependent on the speed of the vehicle. The vibration of the engine piston are forced onto the other parts of the vehicle. The frequency of these vibrations of the engine might match the natural frequency of the other parts of the frequency, such as frame of a motorcycle or at a particular speed.
These occurs at some particular speed of the vehicle and results in the resonance. Due to resonance, a loud sound is then heard. बच्चों, अगर आपने देखा होगा कभी आप बस में बैठे हो, तो बस के अंदर अगर हम बैठे हैं और ये खिड़कियाँ हैं, अगर है ना बस का अगर इंजन वाइब्रेट हो रहा है तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में आपने कभी नोट किया होगा कि उसकी खिड़कियाँ वगैरह भी वाइब्रेट होता है, ये सारे जो विंडोज़ होते हैं ये भी वाइब्रेट होता है। और अगर इंजन का वाइब्रेशन और विंडो का वाइब्रेशन दोनों मैच हो गया, ये बोथ इज मैच्ड, देन आप क्या देखोगे कि रेजोनेंस हो रहा है। आप क्या देखोगे कि यहाँ पे रेजोनेंस हो गया। तो रेजोनेंस हो गया, इसका मतलब क्या होता है, ये जो खिड़कियाँ वगैरह या जो लूज पार्ट है वो लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होता है, इसलिए आपने देखा होगा आवाज़ आना चालू होता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका रेजोनेंस का बच्चों। तो ये आप इसको एक बार एग्जांपल में एक बार रीड कर लो। अब यहाँ पे देखो वही लिखा है, एनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ व्हीकल इन विच द रेजोनेंट वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस आर नॉट फिक्स्ड टाइटली, देन दिस पार्ट्स में ड्रॉप ड्यू टू द फोर्स ऑफ दिस हाई एनर्जी वाइब्रेशन। When resonant vibrations occur, the speed of the vehicle is often changed to avoid loud sound and damage to any other parts of the machine. इसीलिए जब भी कोई पार्ट लूज होता है तो वाइब्रेशन होते होते पूरा निकल सकता है, इसलिए यहाँ लिखा है कि अगर कोई भी पार्ट लूज है तो उसको टाइट फिक्स कर लो। अगर टाइट फिक्स नहीं होगा तो रेजोनेंस के कारण, वाइब्रेशन होने के कारण और लूज होएगा और कुछ ना कुछ डैमेज कर सकता है। सिमिलरली लाउड साउंड ड्यू टू रेजोनेंस इज हर्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स। मशीन्स में भी लाउड साउंड अगर आता है तो क्यों आता है, बिकॉज मशीन का कोई पार्ट ढीला हो गया तो आपको साउंड बहुत जोर जोर का सुनाई देगा। तो वो भी एक एग्जांपल हो गया रेजोनेंस का बच्चों। आप इसको गो थ्रू कर लो। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। ये हमने कई बार पढ़ लिया। द स्ट्रिंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बाय देमसेल्फ प्रोड्यूस अ फीबल साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड फ्रॉम अ फार डिस्टेंस। अगर बच्चों, अगर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एक स्ट्रिंग है, आप दो क्लैम्प के बीच में टाइटली बांध के प्लग करो, आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। लेकिन यही स्ट्रिंग को आप साउंड बॉक्स का, जो हॉलो साउंड बॉक्स होता है गिटार का, अब वहाँ पे गिटार का जो शेप होता है ना बच्चों, इस तरह का शेप होता है। स्ट्रिंग यहाँ पे बांध के आप प्लग करते हो तो आपको आवाज़ सुनाई देता है। यही स्ट्रिंग को अगर आप कहीं और बांधोगे और प्लग करोगे तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगा, या बहुत हल्का आवाज़ सुनाई देगा। क्यों होता है, बिकॉज आपको हमने पढ़ा कि जब स्ट्रिंग वाइब्रेट होगा तो अंदर का एयर कॉलम वाइब्रेट होगा, तो यानी स्ट्रिंग अपनी फ्रीक्वेंसी से एयर कॉलम को वाइब्रेट कराएगा। अगर एयर कॉलम जब वाइब्रेट होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्ट्रिंग हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सपोज मैंने बताया स्ट्रिंग 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहा है, तो एयर कॉलम अगर 100, 150, 200, 250 यानी मल्टीपल ऑफ 50, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 50 बोलते हैं इसको। 1 इंटू 50, 3 इंटू 50, सॉरी ये 2 इंटू 50, 3 इंटू 50, 4 इंटू 50, 5 इंटू 50। तो ये जो 2, 3, 4, 5 क्या है, सब इंटीग्रल मल्टीपल है। अगर ऐसे फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगा तो रेजोनेंस होगा और हमें लाउडर साउंड सुनाई देता है। तो ये पहला पैराग्राफ में आपने पढ़ा। सिमिलरली ब्रास इंस्ट्रूमेंट सच एज सैक्सोफोन involves blowing of air into a mouthpiece. The vibration of the air in the lips against the mouthpiece produces a large range of frequency. One of the frequency in the range of frequency matches the natural frequency of the air column inside the brass instrument. This forces the air inside of the air column to into the resonance vibration. आपने देखा होगा कि जो ब्रास इंस्ट्रूमेंट जो मुंह से फूंक मार के एकदम जोर का बजाते हैं, तो उसके अंदर जो माउथ पीस होता है, माउथ पीस की इधर आप क्या करते हो, एयर ब्लो करते हो। तो ये एयर क्या होता है, द वाइब्रेशन ऑफ द एयर इन द लिप्स अगेंस्ट द माउथ पीस प्रोड्यूसेज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप जो फूंक मारते हो लिप्स के उधर, तो वहाँ का जो एयर कॉलम है वाइब्रेट होगा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से। तो वन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मैचेज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम इनसाइड द ब्रास। जैसा कि एग्जाम्पल आप कोई भी कैसा इंस्ट्रूमेंट ले लो, जब यहाँ पे आप लिप लगा के फूंक मार रहे हो, तो अंदर का जब एयर कॉलम होता है, ये लिप के यहाँ से जो आप एयर ब्लो कर रहे हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो आपको म्यूजिक का आवाज़ सुनाई देता है बच्चों। तो ये भी एक एग्जांपल रेजोनेंस का हो गया। तो आप ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो एग्जांपल बताया मैंने, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो बच्चों। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डांसिंग ग्लासेस। इट इज ऑफ्टन ऑब्जर्व दैट व्हेन अ पर्टिकुलर नोट इज स्टक ऑन अ playing any musical instrument, old glasses or other cutlery pieces nearby begin to vibrate as their natural frequency matches the frequency of the particular note. Due to this phenomena of resonance, the vibration in these glasses are so large that they might break. पुराने ग्लासेस जो होते हैं
उसके आसपास में अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, हिट कर रहे हो कोई ऑब्जेक्ट को, और जो वो म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा है, तो म्यूज़िक की जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है आसपास में जो ग्लास होती है उसको वाइब्रेट कराएगा, और उसके कारण क्या होगा, ग्लास इतनी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट होगा कि ग्लास ब्रेक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप रीड कर लो ये। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है सस्पेंशन ब्रिज। व्हेन अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स क्रॉसेज अ सस्पेंशन ब्रिज they are often asked to break their steps. This is because when the soldiers march together in steps, then their vibrations are in phase, resulting in force vibration in the breach. बच्चों आपने देखा होगा कि जब है ना सोल्जर्स है ना वो मार्च पास करते हैं तो उनका लेफ्ट एक साथ हिट करता है ग्राउंड को, राइट एक साथ हिट करता है, इसलिए आपने देखा होगा बहुत जोर का आवाज़ भी सुनाई देता है, थम्पिंग आवाज़, लेफ्ट राइट उस तरह से। अगर यही सोल्जर ब्रिज पे जाएंगे, स्ट्रिंग ब्रिज हो गया या सस्पेंशन ब्रिज हो गया, उस पर मार्च पास करेंगे, तो बच्चों क्या होता है कि मार्च पास जब ब्रिज पे करते हैं तो ब्रिज के पार्ट्स वाइब्रेट होने लगेंगे हायर फ्रीक्वेंसी से। अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो गया तो रेजोनेंस हो सकता है और ब्रिज कोलैप्स हो सकता है बच्चों। द वाइब्रेशंस ड्यू टू रेजोनेंस विल बी ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड एंड माइट रिजल्ट इन ब्रिज कोलैप्सिंग। टू अवॉइड दिस कोलैप्स द सोल्जर्स ब्रेक द स्टेप्स। इसलिए सोल्जर्स लोग फिर नॉर्मली चलते, जब ब्रिज पे आ जाते हैं तो उन लोग अपना स्टेप्स लेफ्ट राइट ब्रेक करके ये लोग नॉर्मली वॉक करते हैं। एंड दैट इज वाई सोल्जर्स आर आस्क्ड टू ब्रेक द स्टेप्स व्हाइल वॉकिंग ऑन सस्पेंशन ब्रिज। तो ये एक और छठा एग्जाम्पल था, आप इसको गो थ्रू कर लो बच्चों। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेजोनेंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू साउंड वेव्स बट ऑल्सो टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एज रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स विच आर यूज इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। बच्चों आपने एग्जाम्पल दिए, देखा होगा रेडियो वेव का, एफएम जब सुनते हो तो आप ट्यून करते हो, तो आपने देखा होगा सपोज 92.5 रेड एफएम या कोई भी एक चैनल आता है, इस फ्रीक्वेंसी पे जब अगर आना आप मैच करते हो अपना मोबाइल पे या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे, तो आपको लाउड और क्लियर साउंड सुनाई देता है। लेकिन अगर आप 92.5 के बदले आप 91 92 पे भी रहोगे या 93 पे अगर सेट करोगे तो आपको है ना डिस्टर्बेंस सुनाई देगा, मतलब लाउडर और क्लियर साउंड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्यों हो रहा है, सर लाउड साउंड क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? बिकॉज अगर फ्रीक्वेंसी मैच होगी 92.5 पे, आपका जो मोबाइल है जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाओगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी जब मैच होगी तो ही आपको लाउड सुनाई देगा साउंड। तो लिखा है व्हेन अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी दीज वाइब्रेशंस आर ट्रांसफर्ड टू द एंटीना एंड प्रोड्यूसेस फोर्स वाइब्रेशन। When a person tunes a radio, he merely changes the frequency of his radio set. When the frequency of a radio set matches the frequency of the broadcasting station, resonance occur. जैसा आपने बताया, मैंने आपको बताया 92.5, 91.0 पे भी कोई चैनल चलता है, अगर आप 91 को सेट करोगे तो ये मैच नहीं होएगा, 91 मैच हो जाएगा और आपको 91 पे जो चैनल आ रही है आपको वो सुनाई देगा। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एप्लीकेशन रेजोनेंस में देखने मिलता है। The energy of the signal received from the waves due to resonant vibration is then amplified, resulting in sound. तो ये आपका एग्जाम्पल था रेजोनेंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप इसको गो थ्रू कर लो बच्चों, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलेंगे इसके बाद। नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं है बच्चों, अब एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल डैम्प फोर्स वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस। नेचुरल वाइब्रेशन का एग्जाम्पल आप पियानो, फ्लूट, गिटार में लिख सकते हो। डैम वाइब्रेशन का एग्जांपल लिखे ना, सच वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जर्व इन डोर्स विद सम ऑटोमेटिक क्लोजिंग अरेंजमेंट एंड वाइब्रेशंस ऑफ द रिजिड बॉडी। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा डोर जब मूव होता है फास्ट मूव बंद होता है, लेकिन जैसे जैसे वो एंड पे आता है तो स्लो हो जाता है। फोर्स वाइब्रेशन, ये अभी डैम वाइब्रेशन का एग्जांपल आप बेल लिख सकते हो, गिटार का स्ट्रिंग प्लग किया वो लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स वाइब्रेशन। सच वाइब्रेशन ऑब्जर्व इन लाउड स्पीकर, हेडफोन एंड माइक्रोफोन। रेजोनेंस के हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, रिवर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, माइक्रोवेविंग, माइक्रोवेव कुकिंग, ये सारा चीज़ों में ये एग्जांपल्स हमें देखने मिलेंगे। तो बच्चों ये सारे एग्जांपल्स आप एक बार गो थ्रू कर लो, एप्लीकेशंस ऑफ नेचुरल डैम्प फोर्स वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस।